आज की वीडियो में जुवेनाइल जस्टिस के एपिसोड 3 एंड 4 को एक्सप्लेन किया जाएगा। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत में दिखाते हैं कि यूरी नाम की लड़की जो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वो आधी रात को कोर्ट के बाहर पहुंचती है और यूनसुप भी अपने ऑफिस में ही थी। यूरी उनके ऑफिस में जाके ताइजू के बारे में पूछती है कि वे कहाँ पर हैं, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। गाइस, ये वही लड़की होती है जब दोनों जज अपने स्टाफ के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे और उनके साथ में 3 बच्चे भी थे जिन्होंने अपने कम उम्र में क्राइम किया था। यूनसुप यूरी को तभी हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर ने वहाँ पर इंस्पेक्टर को बुला लिया था, क्योंकि अगर विक्टिम के ऊपर हमला होता है तो उन्हें इस बारे में पुलिस को बताना ही पड़ता है और ऐसे मारपीट के मामले बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें विक्टिम कुछ भी नहीं बोलता, ना ही वो उसके खिलाफ गवाही देता है जिसने उसको मारा होता है। इंस्पेक्टर को लगता है कि ये घरेलू हिंसा का मामला नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी गार्जियन नहीं होता। जब यूरी 12 साल की थी तब उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया था और यूरी को उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडफादर ने ही पाला था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर हॉस्टल में भर्ती हैं और उसकी ग्रैंडमा भी बीमार रहती है। दरअसल यूरी अभी भी प्रोबेशन पे ही थी। यूनसुप यूरी के बारे में बाल सुधार केंद्र में फ़ोन करके पूछती है। वे उसे बताते हैं कि यूरी काफ़ी बदनाम लड़की है, उसे वे खुद कई दिनों से ढूंढ रहे थे। दरअसल वे रोज़ उसे फ़ोन करते हैं ये पूछने के लिए कि वो टाइम से घर पहुंच गई या नहीं, लेकिन यूरी उनका फ़ोन नहीं उठाती और वो वीकली अटेंडेंस के लिए भी नहीं आती। जब यूनसुप यूरी के पास जाती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे बहुत बुरी तरह मारा गया हो। उसके शरीर पर हर जगह मारने के निशान होते हैं और ज़रूर ये सब उसके साथ काफ़ी टाइम से हो रहा होगा। जब यूरी को होश आता है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती कि उसके साथ मार पिटाई किसने की है। यूनसुप उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं बताना तो कोई बात नहीं, अब ये उसका केस है तो वो उसको खुद हैंडल कर लेगी। अगले दिन यूनसुप उसी सैलून में जाती है जहाँ पर यूरी काम करती है। वहाँ से पता चलता है कि वो टाइम से यहाँ से निकल जाया करती थी। इसके बाद वो कहाँ जाती होगी, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। वहाँ काम करने वाली एक लड़की कहती है कि अक्सर उससे मिलने एक आदमी आता है और वो उम्र में काफ़ी बड़ा भी होता है। उस लड़की ने कई बार यूरी के चेहरे पर घाव भी देखे हैं। उसे लगता है कि शायद यूरी प्रोस्टिट्यूशन में भी शामिल है। इसके बाद यूनसुप यूरी से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया था। तभी उसकी दादी वहाँ पहुँच जाती है और वो यूरी को इशारा करती है ताकि वो उन्हें कुछ भी ना बताए। उधर जज कांग असेंबलीमैन जिंगी से मिलने जाते हैं। उनके इलेक्शन अक्टूबर में होने वाले थे। उन्हें लगता है कि जज कांग उनके कैंडिडेट के लिए बिल्कुल सही हैं। पहले तो जज कांग उन्हें मना कर देते हैं कि वे उनकी तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन यहाँ पर बात बाल अपराध करने वालों की सुरक्षा और जुवेनाइल एक्ट की होती है। उसमें सुधार करना उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए वे जज कांग को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। उधर यूनसुप वोरी हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर यूरी के ग्रैंडफादर एडमिट थे। वहाँ की नर्स उन्हें बताती है कि यूरी यहाँ पर डेली आती है और उसकी हमेशा अपनी ग्रैंडमा से लड़ाई होती रहती है। उसके फादर भी वहाँ पर आते हैं और वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पैसों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जब देखो बस अपनी माँ से पैसे ही मांगता रहता है। ये सब जानकर वो समझ जाती है कि यूरी को उसके फादर ने ही मारा है और वो एक घरेलू हिंसा का शिकार है। तभी यूनसुप के पास इंस्पेक्टर कू का फ़ोन आता है। यूरी के फादर वहां उसकी गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए थे। यूनसुप कू से कहती है कि यूरी घरेलू हिंसा का शिकार है, उसके फादर उसे मारते पीटते हैं और वो नहीं चाहती कि यूरी के फादर उसे अपने साथ लेकर जाए, इसलिए वो इस रिपोर्ट को रफा दफा करने के लिए कहती है। ऑफिस में बुसान के बाल सुधार गृह से ताइजू के लिए एक प्लांट आता है। दरअसल पिछले 6 सालों से ताइजू वहाँ के बच्चों के लिए पैसे दान में देते हैं, इसलिए वहाँ से उसके लिए प्लांट को भेजा गया था। उस प्लांट को देखकर ताइजू का थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है और वो सुमी से इस प्लांट को वापस भेजने के लिए कहता है। यूनसुप बाल सुधार गृह से यूरी के पेपर्स मंगाती है। प्रोबेशन वायलेट करने के अलावा उसका और कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होता। ताइजू को लगा कि यूनसुप यूरी को सजा देगी, जबकि उसे अभी सुरक्षा की ज़रूरत होती है। उन्हें यूरी को उसके फादर से दूर रखना चाहिए, इसलिए वो यूनसुप के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर देता है। यूनसुप ताइजी को इस केस से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि ये केस उसका होता है।
तभी उसके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, क्योंकि यूरी बिना बताए वहाँ से चली गई थी और उसके बारे में उसकी ग्रैंड मदर को भी नहीं मालूम था कि आखिर यूरी कहाँ पे गई है। योनसुप और ताइजू यूरी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है, लेकिन उसके दोस्त भी एक नंबर के हरामी होते हैं। उनका लीडर यूरी के सारे पैसे उससे ले लेता है और वे सब उसे बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यूरी वापस हॉस्पिटल चली जाती है। वो ताइजू के सामने बहुत रोती है कि उसकी लाइफ में यही सब लिखा हुआ है क्या, आखिर कब तक उसे ही सब कुछ सहना पड़ेगा। ताइजू उसको समझाता है और वो यूरी को अपने पिता के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए भी कहता है। तभी वहाँ यूनसुप भी पहुँच जाती है। यूरी जिन दोस्तों के पास गई थी वो उसी गैंग का हिस्सा होती है। यूनसुप यूरी से यही कहती है जो ताइजू ने कहा था, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं मानती और वो पुलिस को वहाँ बुला लेती है ताकि वे यूरी को अपने साथ ले जाएं। ये सब देखकर ताइजू यूनसुप के ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है। वो उन्हें बहुत बुरा भला भी कहता है। यहाँ पे दिखाते हैं कि ताइजू को भी उसके फादर बहुत मारते पीटते थे, इसलिए वो यूरी को समझ सकता है कि उसके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी। अगले दिन इस केस की सुनवाई होती है और वहाँ पर यूरी के फादर, उसकी ग्रैंड माँ, इंस्पेक्टर कू सभी होते हैं। ये केस यूरी के फादर के ऊपर होता है। दरअसल यूरी ने अपने पिता के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन की कंप्लेन की थी ताकि उसे उसके पिता से दूर रखा जाए और उनके ऊपर घरेलू हिंसा का भी आरोप होता है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि यूनसुप ने अकेले में यूरी से बात की थी और उसको समझाया था कि अगर वो कंप्लेन कर देती है तो वो इस केस को संभाल लेगी, मतलब इसमें उसके पिता को सजा जरूर मिलेगी और उसे यूरी से दूर भी रखा जाएगा। यूरी के फादर कहते हैं कि उसे इन सब में फंसाया जा रहा है, वो सिर्फ अपनी बेटे को तमीज से रहना सिखा रहा था। यूरी को जब उसके फादर ने बहुत ज़्यादा मारा था तब उसने उनकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी और इस बार उसकी माँ ने भी अपने बेटे के खिलाफ शिकायत की थी। दरअसल यूरी के फादर को भी उसके फादर ऐसे ही मारते थे, इसलिए उसके अंदर इतना गुस्सा होता है और वो अपनी बेटी को भी ऐसे ही मारता पीटता है। ये जान के वो अपनी माँ को ही मारने लगता है। ये देखकर ताइजू गुस्से में यूरी के फादर का गला पकड़ के दबाने लगता है और तभी यूनसुप उसे ऐसा करने से रोकती है। वो यूरी के फादर को सजा में सुनाती है कि वे पूरे 1 साल तक अपने परिवार से दूर रहेंगे, 200 घंटे तक उन्हें सामाजिक कार्य करने होंगे और नशा मुक्ति केंद्र में जाना होगा और 1 साल की सजा प्रोबेशन सेंटर में गुजारनी होगी। इसके बाद पुलिस यूरी के फादर को कोर्ट में अपनी मां के ऊपर हमला करने के लिए भी अरेस्ट कर लेती है। केस खत्म होने के बाद यूनसुप यूरी से बात करती है, वो उसको समझाती है और उसे हमेशा खुश रहने के लिए भी कहती है, लेकिन यूरी यूनसुप को अब भी इतना पसंद नहीं करती। उसने कई बार उससे बदतमीजी से बात की थी, इसके बावजूद भी उसने यूरी को इंसाफ दिलाया। ऑफिस से जाने के बाद यूनसुप उसी जगह पर जाती है जहां पर ताइजू उसे वेलकम पार्टी देने के लिए लेकर गया था। वो देखती है कि ताइजू बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता रहता है। दरअसल उसके फादर भी ऐसे ही ड्रिंक किया करते थे। वे ताइजू को बहुत मारते पीटते भी थे, इसलिए एक दिन गुस्से में उसने अपने पिता को ही मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी उम्र कम थी, इसलिए उसे 2 साल तक बाल सुधार गृह में रखा गया था और इसी वजह से उसने जुवेनाइल कोर्ट ज्वाइन किया ताकि जो बच्चे गुनाह कर देते हैं वो उनको सुधार सके। और इसी वजह से ताइजू अपने अतीत से भी नफरत करता है। जब वो बाल सुधार गृह में था तो वहाँ पर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक जज ने उसे काफ़ी समझाया, वो भी यूनसुप की तरह स्ट्रिक्ट थे, लेकिन वो चाहते थे कि ताइजू अपनी माँ के लिए अपने आप को सुधार ले। ताइजू को उन जज का चेहरा याद नहीं होता और ना ही उनका नाम, लेकिन अगर उसे वे जज कहीं भी मिल गए तो वो उनको थैंक्स बोलना चाहता है क्योंकि वो उन्हीं की वजह से सुधर पाया था। अब यहाँ पर जज कांग को दिखाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ताइजू को उन्होंने ही सुधरने के लिए कहा था। वे कोर्ट छोड़ने का फैसला कर लेते हैं ताकि वे नेशनल असेंबली को ज्वाइन कर सकें। अगले दिन जब ताइजू ऑफिस आता है तो वो यूनसुप को थैंक्स बोलता है क्योंकि कल रात नशे में उसने अपने बारे में सब कुछ जो बता दिया था, उन्होंने उसकी सारी बातें सुनी थी। यूनसुप उससे कहती है कि उसे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने का कोई शौक नहीं है क्योंकि वो इन सब से परेशान हो जाती है और ना ही उसे अपने बारे में बात करना पसंद है। उन्हें बस अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। कोर्ट में जज कांग केस की सुनवाई करते हैं जिसमें ह्युंजू नाम की लड़की अपना आरोप स्वीकार कर लेती है कि उसने एक स्टोर पर फ्रॉड सौदा किया था। उसकी लॉयर जज कांग से रिक्वेस्ट करती है कि वे ह्युंजी को कड़ी सजा ना दें और उसके पिता उसका पूरा ध्यान रखेंगे।
ह्यूनजी पर यह तीसरा केस होता है। इससे पहले भी उसके ऊपर 2 ट्रायल हो चुके थे, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। जज कांग उसे 1 साल तक प्रोबेशन सेंटर और 1 साल तक बाल सुधार केंद्र में रखने का फैसला सुनाते हैं, लेकिन बाद में वे अपने फैसले को बदल देते हैं। यहाँ पर जुवेनाइल क्लासिफिकेशन से रिहा होने के बाद वे ह्यूनजी को जुवेनाइल केयर होम में भेजने के लिए कहते हैं और उस केयर होम का नाम प्यूरम होता है और वो उनका पहला केयर होम होता है। उसे मिस सोंजा चलाती हैं। वो एक स्टार काउंसलर और यूथ लेक्चरर भी होती हैं, इसलिए वो वहाँ पर रह रहे बच्चों की काउंसलिंग भी करती हैं। लेकिन उनके अंदर काफ़ी गुस्सा भी होता है और वो छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। जज कांग दोनों जजेस से कहते हैं कि उन्हें साल में 1 बार सभी जुवेनाइल से जुड़े हुए विभाग का इंस्पेक्शन करने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए वे कल इंस्पेक्शन करने के लिए प्यूरियम केयर होम जाएंगे। अगले दिन वे तीनों प्यूरियम जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर अभी 8 लड़कियाँ होती हैं। उनमें कोई वेश्यावृत्ति तो कोई धोखाधड़ी, चोरी, मारपीट और उनमें से एक तो अपराधी भी होती है। उन लड़कियों को इन सब मामले में पकड़ा गया था। उनके कोर्ट से वहाँ पर 3 लड़कियाँ होती हैं। उनमें से योंगना की केस की इंचार्ज यूनसुप होती है। वो वेश्यावृत्ति के मामले में पकड़ी गई थी और बाकी 2 लड़कियों के इंचार्ज ताइजू होते हैं। उधर बाल अपराध कॉलेज विभाग में एक फ़ोन आता है और ये फ़ोन प्यूरियम केयर होम से किसी लड़की ने उन पर हो रहे अत्याचार को बताने के लिए किया था। जब वे तीनों वहां पहुंच जाते हैं तो ताइजू को मिस जू फ़ोन पे बता देती है कि प्यूरियम से शिकायत आई है, इसलिए वो उन्हें ठीक से इंस्पेक्शन करने के लिए कहती है। प्यूरियम केयर होम को मिस सोंजा अकेले ही चलाती है और वहाँ पर उनके साथ में उनकी 2 बेटियां भी रहती हैं। ताइजू ये बात दोनों जजेस को बता देता है कि किसी ने प्यूरियम से बाल शोषण की शिकायत की है, लेकिन जज कांग उस पर यकीन नहीं करते और इस शिकायत को इग्नोर करने के लिए कहते हैं। लेकिन ताइजू उनकी बात से सहमत नहीं होता। भला कोई बेवजह क्यों शिकायत करेगा, इसलिए वो खुद इसकी जांच करने के लिए कहता है। तभी जज कांग को असेंबली मैन से मिलने जाने के लिए निकलना पड़ता है और वे दोनों जजेस ही वहाँ का इंस्पेक्शन करते हैं। वे वहाँ की सारी फाइल्स और सारे खर्चों के बिल्स देखते हैं। जब सियोंजा बाहर होती है तो वे दोनों वहाँ की लड़कियों से पूछताछ भी करते हैं। वे उनसे कहती हैं कि उनसे यहाँ पर काम कराया जाता है, घर की साफ सफाई कराई जाती है, यहाँ तक कि उन्हें खराब खाना भी दिया जाता है। और उनमें से एक लड़की अभी हॉस्पिटल में एडमिट भी है क्योंकि उसे मिस सियोंजा ने कुर्सी मारी थी और उस लड़की का नाम योग्योंग होता है। सारे रिकॉर्ड्स की फाइल देखते हुए दोनों को वहाँ पर रात हो जाती है। फिर वे सियोंजा से इन सब के बारे में पूछते हैं। उन लड़कियों ने जो भी सियोंजा के बारे में बताया था वो सब गलत होता है, बल्कि वो लड़कियां ही सियोंजा को हमेशा परेशान करती थी क्योंकि उन्हें वहाँ पे अपने तरीके से जो रहना था, इसलिए सियोंजा उन्हें डांट दिया करती थी। यूनसुप पहले ही समझ गई थी कि उन लड़कियों ने सियोंजा के बारे में जो भी बताया था वो सब झूठ होता है और योग्योंग को भी उन्हीं लड़कियों ने मारा था। लेकिन वहाँ के बिल्स प्रॉपर नहीं होते, मतलब जितना पैसा एक लड़की खर्चे के लिए मिलता है उसका पूरा बिल रिकॉर्ड में नहीं होता है और उन्होंने अदालत से खर्चे के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी लिए थे, उसका भी यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होता। यूनसुप उनसे कहती है कि यहाँ पर एक लड़की को मारा गया है जिसकी जानकारी सियोंजा ने कोर्ट को नहीं दी थी, इसलिए अब ये मामला कोर्ट का होता है और इसके लिए उनके ऊपर भी सुनवाई हो सकती है। इसके बाद वे दोनों योग्यों से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं। वो उनको बताती है कि वे पैसे उसके इलाज में लगे थे क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया था और योग्योंग का अपनी फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। उसे पहली बार वहाँ पर रह के प्यार का एहसास हुआ था। सियोंजो ने कभी उन्हें खराब खाना नहीं दिया था। योग्योंग भी वहाँ पे रह के सुधर गई थी और वहाँ पे काफ़ी खुश भी होती है। यूनसुप वापस केयर होम जाती है और उधर हॉस्पिटल में सियोंजा को एडमिट किया जाता है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। उसके साथ उसकी छोटी बेटी भी थी। ताइजू भी हॉस्टल में ही होता है। दरअसल उसे वहाँ पर यूनसुप ने ही रुकने के लिए कहा था। जब वो केयर होम पहुँचती है तो वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ का सारा सामान टूटा हुआ बिखरा हुआ पड़ा था और वहाँ पर एक भी लड़की नहीं होती, बस सियोंजा की बड़ी बेटी होती है। और ये सब उसी ने किया था क्योंकि वो उन लड़कियों से सख्त नफरत करती थी। उन सब की वजह से उसके पेरेंट्स का डिवोर्स तक हो गया था और उन लड़कियों की वजह से ही उनकी अपनी माँ उनके ऊपर ध्यान नहीं देती थी। उसकी माँ हर समय उन लड़कियों का ही ध्यान रखती थी, इसलिए उसने
उन लड़कियों को वहाँ से भगा दिया था और उसी ने ही केयर होम से जूलियन में शिकायत की थी कि यहाँ पर बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उधर जब वही लड़कियाँ सबसे छुप के जाती रहती हैं तो उनमें से एक लड़की गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो उन सबको वापस जाने के लिए कहती है। लेकिन उनकी लीडर योंगना बहुत ख़राब होती है। वो उससे कहती है कि अगर तुझे हमारे साथ नहीं जाना तो मत जा। वे उसके बिना ही यहाँ से चले जाएंगे और योंगना उस लड़की से उसके पैसे ही मांगती है, क्योंकि बाहर रहने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत भी होती है। और यहीं पर ये दोनों एपिसोड ख़त्म होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।